कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और यूपीएचसीएससी की पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके यूपीएचसीएससी के पाठ्यक्रम में जो उपन्यास लगे हुए हैं उन उपन्यासों में से सारे उपन्यास हो गए। आज अंतिम उपन्यास है विराटा की पद्मिनी उपन्यास, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। यह उपन्यास अगर आप देखेंगे विराटा की पद्मिनी तो ये 374 पेज के आसपास है। आपको पूरा मूल उपन्यास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार अपने कैंडिडेट से कहता हूँ, जो हमारे पेड मेंबर से मैं लगातार कहता हूँ कि आपको इतने बड़े उपन्यास, इतने मोटे उपन्यास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी संक्षिप्त कहानी आपको जानना है, इसका प्रकाशन जानना है, पात्रों के बारे में जानना है, विषय वस्तु के बारे में जानना है। और यहीं से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बीच बीच में जो कथन पूछे जाते हैं, जब आप पूरी स्टोरी समझ जाएंगे, महत्वपूर्ण कथन आपको बता दिए जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि इससे पूछे गए सारे प्रश्न आप लोग कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विराटा की पद्मिनी उपन्यास। वीडियो को अगर पूरा आपने देख लिया, अंत तक एक एक तथ्य को देख लिया, सारी कहानी अगर आपने समझ ली, तो आपको 374 पेज पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप खुद इसके बारे में फैसला कर लें कि क्या आपको 374 पेज पढ़ना है या फिर आपको 1 घंटे का ये लेक्चर सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं विराटा की पद्मिनी उपन्यास। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था परसों के वीडियो में, आज भी मैं बता दूं कि यूपीएचसीएससी हायर के लिए कल से नया बैच कहानी की विधा से प्रारंभ होने जा रहा है। हर इकाई से नया बैच प्रारंभ होता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए भी, यूजीसी नेट 2023 के लिए भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज शाम तक फीस में विशेष छूट रहेगी, शायद ही इतनी छूट और कभी लोगों को मिली हो। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जो शुल्क में विशेष छूट रखी गई है उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस नंबर पर संपर्क करें। और आप लोगों की परीक्षा में इतना समय है, दिसंबर के अंत में संभवतः होगी या जनवरी में जाए, तो इतना समय है कि अभी भी पूरी लगन निष्ठा के साथ लगते हैं तो ज़रूर आप सफल होंगे। विराटा की पद्मिनी उपन्यास करने से पहले जितने भी उपन्यासकार हैं उनके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं, जो विधाएँ लगी हुई होती हैं। तो विराटा की पद्मिनी से पहले वृंदावन लाल वर्मा की बात करेंगे, जिनका जन्म मऊ रानीपुर, जो कि झांसी के में 9 जनवरी 1889 को हुआ और इनका देहांत 1969 में हुआ। ये हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहे जाते हैं। हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहे जाते हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद है। सर्वप्रथम वृंदावन लाल वर्मा ने बहुत ही कम उम्र में तारांतक वध नामक नाटक भी लिखा और 1908 में इन्होंने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र लिखा। सर्वप्रथम वर्मा जी कहानी लिखना आरंभ किया तो इनकी जो कहानियाँ थीं वो प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होनी प्रारंभ हुई। किस पत्रिका में? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होनी प्रारंभ हुई थी। जैसे राखी बंद भाई, राजपूत की तलवार, सफेजिस्ट की पत्नी, ये सब सरस्वती पत्रिका में कहानियाँ प्रकाशित हुई। और फिर आगे चलकर आप देखेंगे कि 1910 में इन्होंने सेनापति ऊदल नामक नाटक भी छपवाया, जो सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। सेनापति ऊदल भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, आइए उन रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैसे इनके बारे में एक चीज़ और भी बहुत ही प्रमुख है कि बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है, तो वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में भी, छोटी छोटी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी या डीएसबी या जीआईसी, ऐसी परीक्षाओं में कभी कोई पूछ लिया जाता है ये तथ्य, तो ध्यान रखें। बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई किसे कहा जाता है, तो इन्हीं वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है। इनके जो नाटक हैं
वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे धीरे धीरे, राखी की लाज, शगुन, फूलों की बोली, मंगलसूत्र, खिलौने की खोज, पूर्व की ओर, वीरबल, नीलकंठ, केवट, पीले हाथ, जहांदार शाह, ललित विक्रम, निस्तार, देखा देखी, ये इनके नाटक हैं। वृंदावन लाल वर्मा की जो कहानियाँ है वो मैंने पहले ही ऊपर आपको बता दिया, 3 कहानियाँ। राखी बंध भाई, तातर एक वीर राजपूत, राजपूत की तलवार, सफेजिस्ट की पत्नी। इनके जो उपन्यास हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे लगन, गढ़कुंडार, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कचनार, मृगनयनी, अमरवेल, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, माधवी सिंध्या, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान, ये इनके उपन्यास हैं। इन उपन्यासों में आप देखेंगे तो अगर गढ़कुंडार की हम लोग बात करें, थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गढ़कुंडार 14वीं शताब्दी के बुंदेलखंड के सामंती जीवन का बड़ा ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। कथानक का जो आधार है वो ऐतिहासिक है, लेकिन उसमें सच्चरित होने वाली चेतना कलाकार की सृजनात्मक कल्पना का प्रतिफल है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। जो गढ़कुंडार है, इससे बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, और वो क्या है गढ़कुंडार के बारे में, तो उस पर आप जरूर ध्यान दें। जो गढ़कुंडार है, इसमें गढ़कुंडार में किसके समय का वर्णन किया गया है? तो गढ़कुंडार का जो कथाकाल है वो दिल्ली सुल्तान बलबन के समय का है। गढ़कुंडार का कथाकाल किसके समय का है? तो बलबन के समय का है, बलबन के समय का है। और इसमें सिकंदर लोदी को मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस या ध्वंस करते हुए चित्रित किया गया है। सिकंदर लोदी को गढ़कुंडार में। जब यहाँ पर हम लोग कथाकाल की बात कर रहे हैं तो विराटा की पद्मिनी की भी बात कर लें। अभी आगे खैर विस्तार में आप देखेंगे। जो विराटा की पद्मिनी है, इसमें कथाकाल अगर हम देखें तो मुगल शासक किसके समय का है? फर्रुखसियर। मुगल शासक फर्रुखसियर के समय का कथाकाल है। और इसमें अली मर्दान को, जिस तरीके से गढ़कुंडार में सिकंदर को दिखाया गया है, ऐसे ही विराटा की पद्मिनी में अली मर्दान को दिखाया गया है, जो मंदिरों के ध्वंस के लिए जाना जाता है। तो इन दोनों को आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे अगर कचनार की बात की जाए, संक्षिप्त में जान लेते हैं, बाय द वे कभी अगर पूछा जाता है, कचनार में बहुपत्नी विवाह आपको देखने को मिलेगा। दासियों के विवस्थावश सेवा कार्य करने की समस्या को चित्रित किया गया है कचनार में। वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो उपन्यास है, यह उपन्यास जो झांसी की रानी है, ये वृंदावन लाल वर्मा अपनी माँ से पूर्वजों की वीर गाथा सुनकर ही वर्मा जी झांसी की रानी पर उपन्यास लिखे हैं। झांसी की रानी पर उपन्यास अपनी माँ से पूर्वजों की वीर गाथा सुनकर ही प्रेरित हुए और उन्होंने झांसी की रानी लिखा। झांसी की रानी उपन्यास के बारे में गोपाल राय का यह कहना है कि ब्रिटिश कालीन भारतीय इतिहास पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास ये है। गढ़कुंडार से एक और महत्वपूर्ण कथन पूछा जा सकता है कि गढ़कुंडार की पांडुलिपि को ही देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी का वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। जो अभी प्रारंभ में हम लोगों ने बात किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी का वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। ये हिंदी का वाल्टर स्कॉट क्यों कहा जाता है, किसने कहा है? तो जो गढ़कुंडार उपन्यास है
उसी गढ़कुंडार की पांडुलिपि को देखकर गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा को वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसी गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी, गढ़कुंडार और विराटा की पद्मिनी में जो बुंदेलखंड का चित्रण किया गया है, वहाँ के प्रकृति का चित्रण किया गया, संस्कृति की का चित्रण किया गया, एकता का चित्रण किया गया, राजाओं का चित्रण किया गया, उन्हीं सब के आधार पर अगर देखा जाए तो गोपाल राय ने कहा है, यानी विराटा की पद्मिनी और गढ़कुंडार उपन्यास के आधार पर कहा कि वैज्ञानिक इतिहास बोध के साथ बुंदेलखंड अंचल के जातीय गौरव की गाथा इन उपन्यासों में पूरी मार्मिकता के साथ प्रस्तुत हुई है, ये गोपाल राय ने कहा है। अब इसके बाद कुछ और इनके जो उपन्यास हैं, इन उपन्यासों में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से गोपाल राय का कथन है कि वर्मा जी के पूर्व हिंदी में सही अर्थों में ऐतिहासिक उपन्यास का अभाव था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास 1946 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में कुल भागों की संख्या 4 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास है जिसमें कुल भाग 4 हैं, या भागों की संख्या 4 है, या रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास में कुल कितने भाग हैं। तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। हाँ, 4 में क्या क्या है थोड़ा जान लीजिए संक्षेप में। 4 भाग ये है कि जिसमें दिखाया गया है पहले भाग में, अगर इसके पहले भाग की हम बात करें तो पहले भाग में झांसी राज्य की स्थापना का वर्णन है, यानी जिसे आप कहेंगे उषा के पूर्व, उषा के पूर्व, उषा के पूर्व, यानी झांसी राज्य की स्थापना का वर्णन। दूसरे भाग की अगर बात करें तो इसे कह सकते हैं आप संक्षेप में उदय, यानी इस भाग में रानी का शैशव, विवाह, पुत्र प्राप्ति, मृत्यु, दामोदर राव को गोद लेना, राजा की मृत्यु, अंग्रेजों की कूटनीति और दत्तक पुत्र की अस्वीकृति, रानी का सैन्य अभियान, अंग्रेजों द्वारा झांसी पर अधिकार, इन सारी घटनाओं का विवरण अगर देखें या उल्लेख तो ये दूसरे भाग में मिलता है। जो तीसरा भाग है जिसे हम लोग मध्य भाग कह सकते हैं, मध्याह कह सकते हैं, इस तीसरे भाग में रानी द्वारा देशव्यापी संगठन का प्रयत्न करना, सैनिकों में असंतोष, सिपाही विद्रोह, झांसी में सैनिक विद्रोह, रानी का झांसी पर अधिकार और दृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना तथा अंग्रेजों का झांसी अभियान, ये सारी चीज़ तीसरे भाग में है। जो चौथा भाग है जिसे हम कह सकते हैं अस्त, इस चौथे भाग में अंग्रेजों से युद्ध, रानी का वीरतापूर्वक पलायन, कालपी में पेशवा की सहायता से पुनः युद्ध और पराजय, तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है। कचनार उपन्यास के बारे में वर्मा जी ने लिखा है कि उपन्यास में वर्णित सब घटनाएं सच्ची हैं, केवल समय और स्थान का फेर है। वहीं जो मृगनयनी उपन्यास है, मृगनयनी उपन्यास में आप देखेंगे कि इस युग के जनजीवन यानी समस्त जीवन, पुरोहित, पुजारी, मुल्ला, मौलवियों, इनके जीवन की सुंदर झांकी मृगनयनी में प्रस्तुत किया गया है। और मृगनयनी में वर्णित गांव है राई। वहीं टूटे काटे उपन्यास के कथानक का संबंध मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल से है। ये भी ध्यान रखना, मोहम्मद शाह रंगीला, यानी जिस तरीके से अभी इससे पहले आपने देखा कि गढ़कुंडार का संबंध किससे है, किसके शासनकाल का है, तो गढ़कुंडार बलबन का। विराटा की पद्मिनी किसके शासनकाल का है, फर्रुख सियर। ऐसे ही टूटे काटे उपन्यास किसके शासनकाल का है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के। भुवन विक्रम उपन्यास में उत्तर वैदिक काल के वातावरण को आधार बनाकर आधुनिक जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। वहीं कीचड़ और कमल उपन्यास में चंदेल राजा मदन वर्मा के शासनकाल को केंद्र में रखकर लिखा गया है। कीचड़ और कमल
मदन वर्मा के शासन का। तो ये तो वर्मा जी के अन्य उपन्यासों की बात हम लोगों ने कर ली, संक्षिप्त बात जान ली। अब मुख्य आते हैं हम लोग विराटा की पद्मिनी उपन्यास में। जो विराटा की पद्मिनी उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ, जबकि इसका लेखन कार्य अगर हम देखें तो लेखन कार्य 1933 में हुआ है, लेकिन प्रकाशन कब हुआ है तो 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है। 1933 में लेखन और प्रकाशन की अगर बात करें तो प्रकाशन यहाँ आपने देखा कि प्रकाशन हुआ है, पहली बार प्रकाशन 1936 में हुआ है। यह उपन्यास बुंदेलखंड की मुस्लिम शासन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका कथाकाल मुगल शासक फर्रुख शेर के समय का है। इसमें अली मर्दान द्वारा मंदिरों और मूर्तियों का ध्वंस चित्रित किया गया है। इसी के साथ जो इसका दूसरा पक्ष है, वो दूसरा पक्ष ये है कि इसमें जो कुमुद का व्यक्तित्व है वो बहुत ही महिमामय है। यानी कुमुद के द्वारा प्रेम का सहज संयमित रूप और उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता देखी गई है। यह प्रेम जीवन में सक्रियता का संचार करता है और बलिदान की प्रेरणा देता है। और उसके प्रति जो कुंजर है, कुंजर का मूक समर्पण और त्याग बहुत ही प्रभाव के लिए उत्पादक है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसके विषय के बारे में अगर हम बात करें तो विराटा की पद्मिनी उपन्यास में मुगल शासन की निर्बलता आपको देखने को मिलेगी, सामंत राजाओं की स्वेच्छाचारिता आपको देखने को मिलेगी, राजपूत राजाओं का विलास, जर्जर वीरत, नवाबों की लोलुपता, राजपूत नारियों का उत्सर्ग, दरबारियों की चालबाजी, जनता की स्वतंत्र प्रियता, यह इसके विषय हैं। इसमें पात्रों की अगर बात करें, अभी संक्षिप्त कहानी पर आते हैं। पात्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पात्र में है देवी सिंह। पात्र में देवी सिंह है। राजा नायक सिंह की रक्षा उस समय यह देवी सिंह करता है जब देवी सिंह का गोमती से विवाह होने वाला होता है। दूल्हा बनकर बाराती लेकर आ रहा होता है, लेकिन उन्हें बचा लेता है, तो यह नायक का कृपा पात्र बन जाता है। लोचन सिंह की अगर बात करें तो ये दलीप नगर का दरबारी है। जनार्दन षड्यंत्र रचकर देवी सिंह को दलीप नगर का राजा बनाता है। अली मर्दान जो कि कालपी का सूबेदार है या कालपी का फौजदार है। अली मर्दान के बारे में आगे हम लोग जानेंगे कि मुगल दरबार की राजनीति से जुड़ा हुआ है, हिंदू राजाओं पर नज़र रखता है और उन्हें डराता है। राजा नायक सिंह की मृत्यु के बाद जब छोटी रानी बगावत करती हैं तो उसके राखी बंद भाई बनने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और अपने दरबारियों तथा रामदयाल के उकसाने पर दुर्गा की अवतार समझी जाने वाली कुमुद को अपनी रानी बनाने का निश्चय करता है। वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाता। वहाँ दुर्गा का मंदिर ध्वस्त जरूर होता है, लेकिन अली मर्दान की तोपों से नहीं। ऐसे जो नायक सिंह है वो दलीप नगर का राजा है। सबदल सिंह विराटा का राजा है। पतराखन रामनगर का राजा है। सैयद आगा हैदर दलीप नगर का राजवैद्य है। नरपति सिंह डांगी कन्या यानी जो कुमुद है दुर्गा की अवतार हैं, कुमुद का पिता है। रामदयाल नायक सिंह का विश्वास पात्र नौकर है। कुंजर सिंह नायक सिंह का दासी पुत्र है। कुमुद नरपति की पुत्री है, दुर्गा की अवतार है, विराटा की पद्मिनी है, डांगी जाति की कन्या है। यानी ये पूछा जा सकता है कि विराटा की पद्मिनी में विराटा की पद्मिनी कौन है, तो कुमुद है। दुर्गा की अवतार कौन है, कुमुद है। नरपति की पुत्री कौन है, कुमुद है। डांगी जाति की कन्या कौन है, कुमुद है। या कुमुद की विशेषताएं क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है।
कुमुद की चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं, तो ये सारी चीज चारित्रिक विशेषताओं में भी आ जाएगा। भाई कुमुद जन्म से ही अत्यंत सुंदर है, किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते उसकी ख्याति चारों तरफ फैल जाती है, लोग उसे दुर्गा का अवतार मानने लगते हैं। कुमुद का प्रेमी हृदय है, वह कुंजा सिंह से प्रेम करती है। कुमुद को जब अली मर्दान अपने नापाक हाथों से स्पर्श करना चाहता है तो वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बेतवा नदी में छलांग लगाकर और अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है। तो यह है कुमुद। वहीं जो गोमती है वो नरपति के पड़ोसी ठाकुर की कन्या है, देवी सिंह की होने वाली पत्नी है। बड़ी रानी, छोटी रानी जो कि नायक हैं, जो नायक सिंह है दलीप नगर के राजा, उन्हीं की पत्नी है बड़ी रानी और छोटी रानी। तो ये तो हुआ संक्षेप में पात्रों की बात। अभी तो कहानी बाकी है, अभी तो पूरी कहानी आप सुनेंगे। अभी तो 20 मिनट में सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा। आपको 374 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आपको सिर्फ 45 से 50 मिनट का ये लेक्चर सुनना है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 374 पेज आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। प्रश्न भी आपको यहीं से मिल जाएंगे परीक्षा में। और आज तो विशेष ऑफर है शुल्क में, कल से नया बैच शुरू हो रहा है, वीडियो पब्लिश है। जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर इसका लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज ही के लिए छूट है, आज जुड़े और कल से कहानी से नया बैच आपको मिलेगा। कल कभी नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चलो कल देखते हैं, कल बात करते हैं। हमारे यहाँ जो छूट होती है वो बमुश्किल 1 दिन के लिए छूट चलती है, उसके बाद फिर समाप्त, फिर वही पुरानी फीस। तो ये आप लोगों के लिए आज शुभ अवसर है जो लोग वीडियो देख रहे हैं। इसमें चित्रित स्थान की अगर हम बात करें तो चित्रित स्थान रामनगर है, दलीप नगर है, विराटा है, कालपी है, विक्रमपुर है, गोरामछिया है, पालर है, भांडेर है, सालौन भरौली है, वड़नगर है। अब आप सोचेंगे कि आखिर में ये क्यों बताया गया, ये इतने नाम क्यों गिना दिए गए, क्या नाम से प्रश्न बनते हैं? जो आप कहते हैं नाम से प्रश्न बनते हैं, मेरा सिर्फ सीधा सा एक प्रश्न है, विराटा की पद्मिनी में कुमुद कहाँ की रहने वाली थी? विराटा की पद्मिनी में कुमुद कहाँ की रहने वाली थी? अब आपके पास विकल्प दे रहे हैं, रामनगर है, दलीप नगर है, विराटा है, पालर है। तो आपका उत्तर होना चाहिए पालर। वो तो बाद में विराटा में जाती है, जब पालर में युद्ध हो जाता है, उसका पिता नरपति लेकर चला आता। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्थान चित्रित मैंने दिया है, तो इस पर भी आपकी नज़र होगी। अभी जब पूरी कहानी सुनेंगे तो प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो यहीं से आपको करना होगा, यहीं से मिलेगा, इसीलिए बताया जा रहा है। जो चित्रित नदी है वो बेतवा नदी है, पहुज नदी है। पंच नदी की बात हुई है, पंच नद में यमुना है, चंबल है, सिंधु है, पहुज है, कुमारी नदी है। ये पंच नद में है, ध्यान रखना। पंच नद में बेतवा शामिल नहीं है। अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि विराटा की पद्मिनी में चित्रित पंचनद नदी में कौन शामिल नहीं है या कौन शामिल है, तो इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है। लेखक को उपरोक्त विराटा की पद्मिनी की जो एक कहानी है, यह कहानी सुल्तानपुरा झांसी के निवासी श्री नंदू पुरोहित ने सुनाया था। ये जो कहानी है विराटा की पद्मिनी, वृंदावन लाल वर्मा को नंदू पुरोहित ने सुनाया था पूरी कहानी, और उसी आधार पर इन्होंने इस उपन्यास की रचना की। कई सारी कहानियाँ और भी जोड़कर इसी में, और पूरा उपन्यास इन्होंने रच डाला। अब ये पूरी कहानी क्या है, आइए शुरू करते हैं। वैसे इसमें अध्याय की भी बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जो मूल रचना है, कभी भी इसका अध्याय नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि मूल रचना में अगर आप देखेंगे तो अंतिम में लिखा है 107 अध्याय है, लेकिन 107 किसी भी कीमत पर नहीं होगा। जबरदस्ती अगर आयोग प्रश्न दे दो कहे 107 है, वो अलग की बात है, लेकिन मैं साक्ष्य के साथ कह सकता हूं कि 107 नहीं है। भले ही अंत में 107 लिखा है, लेकिन 107 नहीं है। कारण उसका गलत नंबरिंग की गई है उसमें। मूल रचना मेरे पास है, गलत नंबरिंग की गई है।
कहीं पर लिखा हुआ है 86 और 86 के बाद में फिर आ गया सीधे 88। कहीं पर 88 चल रहा है तो बाद में लिख दिया गया 33। तो बहुत सारी गलत नंबरिंग की गई है, इसलिए 107 नहीं है। जबकि कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि इसमें कई खंडों को एक साथ जोड़ करके और बता दिया गया कि 72 खंड है, तो इसलिए इसके खंड को लेकर प्रश्न नहीं बन सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा 100%। अब आइए शुरू करते हैं इसकी कहानी। मकर संक्रांति का दिन था। मकर संक्रांति के दिन दलीप नगर के राजा नायक सिंह पहुज में स्नान करने के लिए विक्रमपुर आते हैं। नदी के पानी के बारे में लोचन सिंह और दरबारी सभी बातचीत करते हैं। कहते हैं पानी तो वहाँ पर बहुत कम है। लोचन सिंह कहता है कि मैं अपनी तलवार की नोक से कोस भर पहुज नदी को क्या बेतवा को भी खोद सकता हूँ, हुक्म भर हो जाए। लोचन का परिचय तो आपको हो ही चुका है, राजा नायक सिंह का परिचय हो ही चुका है। राजा नायक सिंह आते हैं नहाने के लिए विक्रमपुर में। तब लोचन सिंह कहता है कि भाई अगर पानी कम है तो बस राजा की आज्ञा हो जाए, मैं तो अपनी तलवार की नोक से कोस भर पहुज नदी तो क्या बेतवा को भी खोद सकता हूँ। तो पहुज में नहाने का जो कार्यक्रम होता है पानी कम होने के साथ स्थगित हो जाता है। अब विक्रमपुर से 4 कोस की दूरी पर स्थित है पालर गांव। जो पालर ग्राम है, पालर गांव है, उसके वहाँ एक झील है पालर झील, उसमें स्नान करने की बात होती है। पालर झील में स्नान करने के लिए लोग प्रस्थान करते हैं। यहीं पालर गांव में नरपति दांगी के घर दुर्गा जी के अवतार की बातें सुनते हैं। अब वह लड़की जो कुमुद है, जिसे दुर्गा अवतार कहा जाता है, 16-17 वर्ष की हो चुकी। अभी मैंने आपसे प्रश्न किया था कि अगर पूछा जाए कि विराटा की पद्मिनी में पालर कुमुद किस गांव की है, तो पालर की है। मैंने बताया था, याद होगा। यहाँ पर कुंजर सिंह और लोचन सिंह दर्शन के लिए जाते हैं। दर्शन के बाद कुंजर के मन में, पहले ही दर्शन में कुंजर के मन में कुमुद के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाता है। ये कुंजर कौन है? कुंजर नायक सिंह के दासी का पुत्र है। अभी कुंजर का परिचय भी मैंने आप लोगों को दिया है। ये जो पालर झील है जहाँ पर नहाने जाते हैं, पालर झील गढ़मऊ झील के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर जो नरपति है वो दांगी है। दांगी एक जाति होती है जो कि दुर्गा का भक्त है, और उसी की पुत्री है कुमुद। तो जब ये लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वहीं पर देखते हैं कि मंदिर में लेकर इनको लेकर जाते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं अंदर, लेकिन बाहर क्या देखते हैं कि बाहर 2 मुसलमान सरदार बैठे हुए हैं। बाहर 2 मुसलमान सरदार बैठे हुए हैं। अंदर से निकलते हैं लोचन सिंह और कुंजर सिंह। कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? मुसलमान सिपाहियों से कहते हैं आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? आपस में वार्तालाप होती है, दोनों में युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है बात बात में। लेकिन बीच में मंदिर से निकलकर कुमुद आती है और दोनों को वहाँ से हटाती है। लेकिन पुनः कुछ सैनिक और आ जाते हैं, मुसलमान सैनिक कुछ और आ जाते हैं। युद्ध होता है, मुसलमान सिपाही मारे जाते हैं। फिर वहीं पर यह खबर फैल जाती है कि पालर से कुछ दूर मुसलमानों की एक सेना ठहरी है जो दुर्गा अवतारी का अपहरण करना चाहती है। जब यह खबर फैलती है कि 4-5 कोस की दूरी पर ही मुसलमानों की सेना ठहरी है जो देवी का अपहरण करना चाहती है, तो दलीप नगर के राजा को भी सूचना मिली। सैनिक तैयार हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे, दुर्गा की अवतारी को नहीं ले जा सकते हैं। क्योंकि दलीप नगर का राजा नायक सिंह भी विलासी था, वो भी सुन चुका था दुर्गा अवतारी के बारे में, उसे भी वो अपनाना चाहता था। दूसरी सेना का फिर पता चलता है कि वो भी आ रही है, कालपी की है। कालपी का फौजदार अली मर्दान है, जबकि कालपी बुंदेला की थी। रात हो जाती है, लोग जगह जगह पहुंच जाते हैं आक्रमण रोकने के लिए। तैयारियां होने लगती हैं।
कुंजर सिंह पहुंच जाता है, उसकी रक्षा का जिम्मा लेता है कि मैं नरपति की पुत्री दांगी की रक्षा करूंगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। रात में युद्ध होता है, और जब युद्ध होता है उसी समय क्या पता चलता है कि एक बारात आ रही है, डोली में दूल्हा बैठा हुआ है। दूल्हा एक बुंदेला होता है। उधर से मुसलमानों की फौज आती है। मुसलमानों की फौज राजा नायक सिंह पर आक्रमण करती है, लेकिन दूल्हा निकलकर राजा नायक सिंह के प्राणों की रक्षा करता है, स्वयं घायल हो जाता है और उसका विवाह नहीं हो पाता है। और यह दूल्हा है देवी सिंह। जब देवी सिंह इन्हें बचा लेता है तो दलीप नगर के राजा का कृपा पात्र बन जाता है। मुसलमान सेना कालपी के सूबेदार अली मर्दान की थी। हमला विफल हुआ तो षड्यंत्र के तहत दिल्ली के शासक फखरुशेर के नाम से दलीप नगर से 4 मांगे रखी गई। ये जो राजा देवी सिंह है, जो दूल्हा था, ये किससे विवाह करने के लिए आ रहा था? ये पार्लर में ही तो आ रहा था। किससे विवाह करने के लिए? तो गोमती से विवाह करने के लिए आ रहा था। गोमती ने देखा भी नहीं, गोमती ने अपने दूल्हे का दर्शन भी नहीं किया और दरवाजे पर ही आकर गिर जाता है। देवी सिंह घायल होता है। राजा नायक सिंह की रक्षा कर लेता है, बचा लेता है, और नायक सिंह घायल देवी सिंह को घोड़े पर लादकर और अपने महल की ओर चले जाते हैं, उसे बचा लेते हैं, उसका इलाज होता है, कृपा पात्र हो जाता है। फिर लौटकर वो पार्लर नहीं आता है और गोमती से विवाह नहीं हो पाता है। बाद में देखेंगे कि जब देवी सिंह राजा बनता है और गोमती विराटा में रहती है, कुमुद के पास, गोमती के मन में यह रहता है कि मैं तो रानी हूँ, मैं तो रानी हूँ। कहाँ की रानी हूँ? दलीप नगर की रानी हूँ। ये उसके मन में भाव रहते हैं। लेकिन बाद में अभी कहानी आप देखेंगे जो कि पहचानने से इनकार कर देता है देवी सिंह। तो यहाँ पर हमला विफल होता है। षड्यंत्र के तहत दिल्ली के शासक फर्रुखशेर के नाम से दलीप नगर में से 4 मांगे रखी जाती हैं। और वो 4 मांगे कौन कौन सी रखी जाती हैं? 4 मांगे रखी जाती हैं कि पार्लर की रूपवती दांगी कन्या 1 महीने के भीतर दिल्ली के शहंशाह की सेवा में कालपी द्वारा भेज दी जाए, पहली मांग। दूसरी मांग रखी जाती है कि लोचन सिंह को जिंदा या मुर्दा भेजा जाए। तीसरी मांग रखी जाती है कि जो आप लोगों ने युद्ध किया है, इस युद्ध का 1 लाख रुपए हर्जाना दीजिए। चौथी मांग जो रखी जाती है कि दलीप नगर का कोई कर्मचारी या सरदार राज्य की ओर से कालपी जाकर क्षमा याचना मांगे। लेकिन अब बातें होने लगती हैं यहाँ कि फिर धमकी भी दिया जाता है कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो दलीप नगर को मिटा दिया जाएगा। लेकिन दलीप नगर में जनार्दन जो था बहुत ही समझदार था। वो समझ गया कि पद्मिनी यानी पार्लर की रूपवती कन्या बादशाह के लिए नहीं, अली मर्दान के लिए मांगी गई थी। तो राजा, जनार्दन, आगा हैदर दरबार में सब मौजूद हैं। इस मिली हुई चिट्ठी के बारे में बात करते हैं। लेकिन राजा बेसिर पैर की बातें कर रहा होता है, हंस रहा होता है। राजा जनार्दन से कहता है कि तुम्हारे इस अवनत मस्तक पर अगर 2 सेर गोबर लपेट दिया जाए तो कैसा लगेगा? इस तरीके से बेसर पैर की बातें राजा कर रहा होता है। इधर कुंजर सिंह है, वो तो परेशान है कि राज सिंहासन पाने की आशा तो थी नहीं, क्योंकि दासी पुत्र था। कुंजर सिंह और बड़ी रानी के बीच राज सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर चर्चाएं चल रही होती हैं। रानी कुंजर को बताती है कि कालपी की चिट्ठी के बारे में, जो ये चिट्ठी आई है जिसमें 4 शर्तें रखी गई हैं, चिट्ठी के बारे में बताती है। आगे उस दांगी जो दुर्गा की अवतार है उसके बारे में बताती है। कहती है कि वह तो सुरक्षित स्थान में बिराटा के रजवाड़े के दांगी राजा सबदल सिंह के दुर्ग में पहुंच गई है। यानी जब इधर युद्ध हो रहा होता है, नरपति अपने पुत्री कुमुद को लेकर बिराटा के रजवाड़े के दांगी राजा सबदल सिंह के दुर्ग में पहुंचा देता है। जनार्दन ने राजा को कालपी की जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी का सारांश बताया। राजा
कहता है कुछ नहीं, इन सारी मांगों को मुझे नहीं मानना है, और दलीप नगर ने यह फैसला किया कि कालपी पर चढ़ाई कर दो। यहीं पर हकीम आगा हैदर कहते हैं कि ठीक है, आप चढ़ाई करिए, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे। मैंने ये तो कहा कि हाँ चढ़ाई करना है, आपको क्या करना चाहिए, मैंने राय तो दिया, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि न्यायाधीश सूली की आज्ञा देता है, न्यायाधीश सूली की आज्ञा देता है, परंतु सूली पर चढ़ाते हैं अपराधी को चंडाल। ये जितने कथन आपको बताए जा रहे हैं, कल मैंने स्टेटस पर लगाया था, व्हाट्सएप स्टेटस पर। कुछ ही लोगों का उत्तर आया है, बाकी बहुत सारे लोगों का उत्तर नहीं आया है। तो ये चीज़ आपने समझ ली। युद्ध के लिए चढ़ाई कर देते हैं। कुंजर सिंह और रानी में वार्तालाप होती है जनार्दन को मनाने के लिए। कुंजर सिंह ने कहा कि जनार्दन ने अली मर्दान को शांत करने के लिए आगा हैदर को कालपी भेज दिया कि किसी तरीके से अली मर्दान को शांत कर दीजिए, वो भी चढ़ाई करने वाला है। कालपी में आगा हैदर जाते हैं, जनार्दन को मना लेते हैं। संदेश भेजा जाता है कि अब वो मान गए हैं। यानी जो युद्ध है, युद्ध के बाद नरपति सिंह अपनी पुत्री कुमुद को लेकर विराटा के राजा सफदर सिंह के दुर्ग में पहुंचा देता है। दलीप नगर के राजा नायक सिंह बीमार होते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए पंचनद चले जाते हैं। पंचनद में कौन कौन सी नदी हैं उनका जिक्र मैंने अभी ऊपर किया है। राज परिवार में सिंहासन को लेकर मतभेद था। जनार्दन ने छल पूर्वक राजा के अंतिम क्षण में देवी सिंह को राज सिंहासन दिला दिया, जबकि जो छोटी रानी थी, वो छोटी रानी ये नहीं चाहती थी कि देवी सिंह को मिले राज सिंहासन, देवी सिंह को मिले, ऐसा वो नहीं चाहती थी। कौन? तो छोटी रानी नहीं चाहती थी। छोटी रानी जो थी वो बहुत ही महत्वाकांक्षिणी थी, राज सिंहासन पर स्वयं अधिकार चाहती थी। राजगद्दी पाने के लिए षड्यंत्र रचती हैं, जिसमें कुंजर और बड़ी रानी को भी शामिल कर लेती हैं। वो बहुत वीर हैं, साहसी हैं, साहस के साथ काम करती है छोटी रानी। वह देशद्रोह का प्रतीक हैं। छोटी रानी देशद्रोह का प्रतीक है। दासी पुत्र कुंजर सिंहगढ़ पर कब्जा कर लेता है। जब इधर जनार्दन ने छल पूर्वक राजा के अंतिम क्षण में कलम दवात ला कर रखता है और जबरन कहता है कि राजा अंतिम क्षण में है और बोल रहे हैं देवी सिंह, देवी सिंह, जबकि राजा ऐसा नहीं बोल रहे थे। जबरन उन्हें देवी सिंह बुलवाया गया। देवी सिंह को राज सिंहासन दिला दिया जनार्दन ने। नगाड़े ताशे बजने लगे, खुशियां मनाई जाने लगी। इधर राजा का देहांत हो जाता है। सब लोग दलीप नगर की ओर चल देते हैं। दासी पुत्र कुंजर सिंहगढ़ की ओर चलता है और सिंहगढ़ पर युद्ध करता है, चढ़ाई करता है, सिंहगढ़ के किले को जीत लेता है। अली मर्दान दांगी कन्या के लिए पालर, दलीप नगर पर आक्रमण करना चाहता है, क्योंकि अली मर्दान भी चाहता है कि दांगी कन्या उसे मिल जाए, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है अली मर्दान को अभी कि वो दांगी कन्या है कहाँ। वो पालर में ही जानता है, तो पालर पर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि दलीप नगर का जो कुंजर है वो उसे चाहता है, तो इसलिए वो दलीप नगर पर आक्रमण करना चाहता है। दूसरा कारण यह था कि दलीप नगर की सेना ने अली मर्दान की सेना को पालर में हराया था, इसलिए उससे बदला लेने के लिए भी दलीप नगर पर आक्रमण करना चाहता था। छोटी रानी देवी सिंह को नहीं, कुंजर को राजा बनाना चाहती थी। जब स्वयं देखा कि स्वयं नहीं बन पाएंगे, तो कुंजर को कठपुतली के रूप में प्रस्तुत करने वाली थी कि इसे राजा बना दिया जाए और अपरोक्ष रूप से शासन मैं करूंगी। लेकिन ऐसा न होने पर उसने रामदयाल से अली मर्दान को राखी भेजकर सहायता मांगी। यानी राखी बंद भाई अली मर्दान को किसने बनाया? तो छोटी रानी ने बनाया। षड्यंत्र चालू हो गया दरबार में। और जब ये षड्यंत्र चालू होता है, दलीप नगर से वो भागकर कुंजर के पास सिंहगढ़ के दुर्ग में चली जाती हैं।
दलीप नगर के नए राजा देवी सिंह को लगा कि कांटों का ताज मिला है। उसने सिंहगढ़ पर आक्रमण करके कुंजर को हराना चाहा। जब आक्रमण होता है सिंहगढ़ पर, भारी सेना दलीप नगर की पहुंचती है। देवी सिंह लोचन सिंह लेकर पहुंचता है, किले पर आक्रमण होता है। सिंहगढ़ की सेनाएं हार जाती हैं। फाटक खुला होता है, कुंजर सिंह भाग जाता है, लेकिन छोटी रानी पकड़ी जाती है। जब छोटी रानी पकड़ ली जाती है तो उसे पुनः दरबार में ले जाया जाता है और उसे माफ़ी दे दी जाती है। यहीं पर आप देखेंगे कि कुंजर सिंह कहता है, मैंने तो समझा था कि सिंहगढ़ के भीतर ही रण क्षेत्र और शमशान दोनों हैं। कुंजर सिंह ने ही कहा है कि मैंने तो समझा था कि सिंहगढ़ के भीतर ही रण क्षेत्र और शमशान दोनों हैं। और जब ये सारी बातें होती हैं, लड़ाई इधर चल रही होती है, तो उधर गोमती है। विराटा में कौन कौन है? गोमती है, कुमुद है, नरपति है। वहीं पर रामदयाल पहुंच जाता है। कुमुद वरदान मांगती है। कुमुद क्या वरदान मांगती है? कुमुद स्वयं को रानी समझती है और वरदान मांगती है दुर्गा से कि कुंजर सिंह का सर्वनाश हो, अली मर्दान मर्दित हो और दलीप नगर के राजा की जय हो। लेकिन कुमुद उसे समझाती है, कहती है ऐसा मत करो। क्यों समझाती है कि ऐसा मत करो? क्योंकि जहाँ एक तरफ कुमुद कुंजर सिंह को प्रेम करती है, वहीं गोमती अपने पति दलीप नगर के राजा देवी सिंह का विरोधी कुंजर सिंह को मानती है। इसीलिए, लेकिन दोनों में ये भेद है, दोनों एक दूसरे के बारे में ये चीज़ नहीं समझती हैं कि कौन किसे क्या चाहता है। इसीलिए जब गोमती कहती है कि कुंजर सिंह का सर्वनाश हो, अली मर्दान मर्दित हो, दलीप नगर के राजा की जय हो, तब कुमुद उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा मत कहो। पालर की प्रजा भी परेशान है, सारा युद्ध होने वाला होता है। पालर की प्रजा कहती है कि जहाँ आशा नहीं होती है वहाँ निराशा ईश्वर के पैर पकड़वाती है। अगर बच गए तो कृतज्ञ हृदय ने एक आंसू डाल दिया, बह गए तो भाग्य को कोसने के लिए कहीं गया ही नहीं है। वहीं लोचन सिंह है, वो लोचन सिंह कहता है कि क्षत्रिय ना तो रण की मृत्यु से डरता है और ना घर की मृत्यु से। जब वो सिंहगढ़ के दुर्ग पर आक्रमण करता है, कहता है कि क्षत्रिय ना तो रण की मृत्यु से डरता है और ना ही घर की मृत्यु से डरता है। कुछ दिनों बाद देखेंगे कि नरपति पालर जाता है। जब ये सारा युद्ध समाप्त हो जाता है, नरपति पालर पहुंचता है। वहाँ पर गोमती उसे देखती है, गोमती पहचान लेती है, कहती कक्का आप कहाँ और कुमुद कहाँ है? ये सारी चीज़ें पूछती हैं। कुमुद के बारे में पूछती है, कुमुद के बारे में बताता है। गोमती भी नरपति के साथ विराटा में कुमुद के पास आ जाती है। इधर कुंजन सिंह सिंहगढ़ से भागता हुआ जंगल में पहुंचता है और वहां चरवाहों और अहीरों के द्वारा देवी दुर्गा अवतार कुमुद के विराटा में होने की सूचना मिलती है। कुंजर कुमुद के दर्शन के लिए जाता है, वहीं विराटा के राजा से मदद मांगता है। गोमती खुद को दलीप नगर की रानी मानती है क्योंकि वहाँ का राजा गोमती का मंगेतर है। गोमती देवी सिंह के विरोधियों को देखना नहीं चाहती है। वो कुंजर के बारे में कुमुद से बात करती है। तो ये अभी कहानी यहाँ तक हम लोगों ने पहुँचा। अब जो छोटी रानी है, इसी बहुत बड़ी कहानी है, 374 पेज का है। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही है आपका, जो मैंने समझा दिया है उसी बेस पर हम लोग आगे चल रहे हैं। जो छोटी रानी है वो भी बगावत कर रही होती है। छोटी रानी कहती हैं कि मौत के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ता है, मौत के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि मौत नहीं आती, वह असल में मौत चाहते नहीं, मुंह से केवल बकते हैं। छोटी रानी बगावत कर रही होती है। भाई दोबारा उसे कैद कर लिया जाता है सिंहगढ़ के किले से, लेकिन जब वहाँ लेकर जाते हैं दलीप नगर में तो वहाँ भी षड्यंत्र रचती है। कुंजर को मिला लेती है, बड़ी रानी को मिला लेती है, रामदयाल के सहारे फिर से वहाँ से भाग लेती है और रामनगर आकर पहुँच जाती है, रामनगर में रहती है।
वहीं पर कहती कि मौत के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ता। जो लोग कहते हैं कि मौत नहीं आती है, वह असल में मौत चाहते नहीं हैं, मुंह से केवल बकते हैं। और रामदयाल के द्वारा वो लोचन सिंह की सेना से ये लोग घिर गए होते हैं। सारी सेनाएं लोगों को घेर देते हैं। 3 तरफ से सेनाओं का आक्रमण होता है, युद्ध प्रारंभ होता है। इधर रामदयाल गोमती के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। जब युद्ध होता है, विराटा पर आक्रमण करने की योजना बनती है। एक तरफ से अली मर्दान की सेना, कालपी की सेना, और दूसरी तरफ दलीप नगर की सेना, दोनों विराटा पर आक्रमण के लिए तैयार होते हैं। इधर कुंजर सिंह को विराटा के राजा ने अपने यहाँ शरण दे रखा है, लेकिन विराटा का राजा डर रहा है कि अगर हम शरण इसे देते हैं तो दलीप नगर का राजा क्रोधित हो जाएगा, वो आक्रमण कर देगा। दूसरी तरफ नरपति के कहने पर, नरपति चूंकि दांगी है, राजा भी दांगी है, कुमुद भी दांगी है, दांगी जाति के लोग हैं, तो इसके प्रभाव में आकर और शरणागत है, तो इसलिए कुंजर को शरण दे देता है। कुंजर तो भी अच्छी चलाना जानता है, तो इन सारी कारणों से यहाँ पर उसको दे देता है। तो जब यहाँ पर विराटा में वो रहता है, ये सूचना मिलती है कि 2 तरफ से सेनाएं आ रही होती हैं। कुमुद गोमती को समझाती है कि ऐसा कीजिए कि आप यहाँ से जाइए कहीं सुरक्षित स्थान पे। चूँकि रामदयाल और गोमती में पहले से ही वार्तालाप हो रही होती है। रामदयाल बहुत चाटुकार है। वो राजा नायक सिंह के समय से ही, रामदयाल की अगर बात करें तो रामदयाल राजा नायक सिंह का बहुत प्रिय पात्र नौकर है। नायक सिंह की वासना पूर्ति के लिए वो युवतियों का अपहरण किया करता था। छोटी रानी के आदेश पर जनार्दन का सिर काट लाने का वचन भी दे चुका है। छोटी रानी की राखी लेकर अली मर्दान के पास जाता है, और यही रामदयाल अब अपने जाल में गोमती को फंसाता है। सौंदर्य का मोहित है, उसे पाना चाहता है। अली मर्दान के आक्रमण से पूर्व ही वो सभी लोगों की सहमति से रक्षा के बहाने गोमती को लेकर चला जाता है। गोमती को लेकर कहाँ जाता है? तो जहाँ पर छोटी रानी है, रामनगर में, उनके कैंप में लेकर जाता है। दलीप नगर का राजा देवी सिंह गोमती को पहचानने से इनकार कर देता है, तो इसको एक मौका और मिल जाता है अब रामदयाल को कि गोमती हाँ कर दे। वह कुंजर को मारने के लिए विराटा पर आक्रमण करता है। तो वहीं अली मर्दान दांगी कन्या विराटा की पद्मिनी को पाने के लिए विराटा पर आक्रमण करता है। विराटा में त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ होता है। त्रिकोणीय संघर्ष किसका किसका? त्रिकोणीय संघर्ष दलीप नगर का राजा जो देवी सिंह है, एक तो वह आक्रमण कर दिया, देवी सिंह जो कि गोमती का मंगेतर है, नया राजा है। दूसरी तरफ कालपी की जो सेना है, अली मर्दान की सेना है, अली मर्दान की सेना, उसने भी आक्रमण कर दिया। और इधर विराटा के तरफ से कुंजर है, तो और बहुत कुशल तोपची है। तो इन तीनों में एक त्रिकोणीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तीनों में त्रिकोणीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। जब त्रिकोणीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर कि इस त्रिकोणीय युद्ध में होता यह है कि जो विराटा के लोग हैं, विराटा के लोग अली मर्दान से हारते हैं, तो जौहर करने की बात सोचते हैं। जौहर करने की बात आती है। उन्होंने कहा कि विराटा के राजा ने कहा कि केसरिया पहनकर जौहर करेंगे हम लोग। तो वहाँ का दृश्य कुछ इस तरीके से था कि उनके चिथड़े पीले रंगे हुए थे, सिर से फटे हुए सांपों के चिथड़े लहरा रहे थे, मानो विजय पताकाएं हों। केसरिया बाने से ढकी हुई विराटा की जो धरती है, हल्दी से रंगी मालूम होती थी, मानो रणचंदी के लिए पावड़ा बिछाया गया है। तो यह कुछ इस तरीके का
दृश्य वहाँ पर था। त्रिकोणीय संघर्ष होता है, देवी सिंह कुंजर की हत्या कर देता है, विराटा के लोग केसरिया बाना पहनकर जौहर करते हैं। इसी केसरिया बाना पर मैंने आपको कथन बताया है कि उनके चिथड़े पीले रंगे हुए थे, सिर से फटे हुए सांपों के चिथड़े लहरा रहे थे मानो विजय पताकाएं हों। केसरिया बाने से ढकी हुई पृथ्वी हल्दी से रंगी मालूम होती थी, मानो रणचंदी के लिए पावड़ा बिछाया गया हो। रामदयाल लोचन सिंह छोटी रानी को मार देता है। रामदयाल एक चट्टान से गिरकर मर जाता है। कुमुद को पाने के लिए अली मर्दान आगे बढ़ता है, लेकिन कुमुद बेतवा में गिरकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं। कुमुद का गीत है, मलिनिया फुलवा लावो नंदन वन के, बीन बीन फुलवा लगाई बड़ी रास, उड़ गए फुलवा रह गई बास। अली मर्दान और देवी सिंह के बीच कुछ शर्तों पर संधि हो जाती है। कुंजर हार जाता है, कुंजर मारा जाता है, यानी विराटा की पद्मिनी वेतवा में कूदकर अपनी जान दे देती है, अपनी लीला समाप्त कर लेती हैं। विराटा हार जाता है और बाकी जो दो सेनाओं जिन्होंने आक्रमण किया था, अली मर्दान और देवी सिंह, इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। तो ये है विराटा की पद्मिनी की पूरी कहानी। 374 पेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर आधारित जो भी और कथन हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, वह प्रश्न रात की लाइव कक्षा में आपको कराएंगे। जैसे कल मैंने एक और दिया था, जहां कुमुद का एक कथन मैंने दिया था स्टेटस पर कि जहां पुरुष आगे पैर बढ़ाता है वहां स्त्री नहीं बढ़ाती, परंतु जहां पुरुष आगे बढ़ाता है वहां स्त्री को अग्रसर होने में क्यों संकोच होना चाहिए। तो यह कथन भी मैंने कल स्टेटस पर दिया था, लेकिन उत्तर बहुत कम ही लोगों का मिला था। तो इस पर आधारित जो प्रश्न है, अब प्रश्न बहुत आराम से आप कर लेंगे, एक बार प्रश्न भी कर लेंगे, समझा दिया जाएगा, तो आपको इन 374 पेज पढ़ने से फुर्सत मिल जाएगी। उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी पूरी तरीके से। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, पेड बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, कल से कहानी इकाई से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आज फीस में विशेष छूट है, केवल आज ही शाम तक रहेगा। कल 12 से नया बैच आपको मिलेगा कहानी विधा से। कल कोई छूट नहीं रहेगी, शायद ही इतनी छूट पहली बार मिल रही है और कभी नहीं मिली है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे इसी पर आधारित रात में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लाइव कक्षा में।